नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। रंगीन मछली पालन से किसान कमा रहे हैं अच्छी आमदनी। लाख की समेकित खेती से कमाएं अच्छा मुनाफा। मछली पालन का उद्योग भारत समेत पूरी दुनिया में अब किसी पहचान का मोहताज नहीं है। कई लोग इस व्यवसाय के माध्यम से अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। सामान्य तरीके के मछली पालन से इतर अगर आप थोड़ी अलग सोच रखते हैं तो आप रंगीन मछली पालन का व्यवसाय कर इसे अपनी अतिरिक्त आमदनी का साधन बना सकते हैं। कुछ ऐसा ही कर रहे हैं नूरसराय प्रखंड के चरवीपर गांव के निवासी किसान कविंद्र कुमार मौर्य और इससे अच्छा लाभ भी कमा रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। आजकल महानगरों में सजावटी मछली पालन का काफी चलन है। लोग अपने घरों में रंगीन मछलियों को पालते हैं, लेकिन अब तक बड़े स्तर पर इन मछलियों के पालन को व्यवसाय के रूप में नहीं देखा गया है। वहीं नालंदा जिले के नूरसराय प्रखंड के चुरईपर गांव निवासी किसान कविंद्र कुमार मौर्य ऐसे किसान हैं जो कि रंगीन मछलियों का पालन कर अच्छी आमदनी कमा रहे हैं और बिहार में ही लोगों को रंगीन मछलियां उपलब्ध करा रहे हैं। अभी हम पहुंचे नालंदा जिले के नूरसराय में, जहां आप देख सकते हैं कि नूरसराय के चरवीपर के एक किसान कविंद्र कुमार मौर्य हैं जो कि यहां पर रंग बिरंगी मछलियों की पालन कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो है रंग बिरंगी मछली का व्यवसाय किया जा रहा है और एक खास करके जो है एक्वेरियम शोरूम में जो है मछली रखा जाता है और ये मछली काफ़ी महंगी होती है और इसे सिर्फ शो प्लांट के लिए रखा जाता है। तो आप देख सकते हैं किस छोटी छोटी नन्ही मछलियाँ जो है रंग बिरंग काफ़ी जो है लोग अपने सजावट के दुकानों में रखते हैं। खास करके सुबह सुबह जब कहीं शुभ यात्रा पर जाते हैं तो इन्हीं मछलियों को देखकर जो है यात्रा भी करते हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो यहाँ नूरसराय में रंग बिरंगी मछलियाँ का पालन किया जा रहा है और यहाँ पर जो है कई जो राज्य के कई इलाकों से यहाँ लोग पहुँचते हैं और यहाँ पर रंग बिरंगी मछलियाँ खरीदते हैं। रंगीन और काफ़ी मात्रा में जो है चहलकदमी कर रही है। ये ऑर्नामेंटल फिश रंगीन मछली जिसको बोलते हैं या सजावटी मछली भी बोलते हैं, उसी का पालन और ब्रीडिंग कराया जा रहा है। ये बिहार में कहाँ पालन? नहीं, अभी तक बिहार में सक्सेसफुल केवल यहीं पे है। लगभग 10,000 से 15,000 के बीच में है। यहाँ ब्रीडिंग भी किया जा रहा है। दरअसल आप अपने एक्वेरियम के लिए जो रंगीन मछलियां कोलकाता से महंगी कीमतों पर मंगवाते हैं वह अब आपको बिहार में ही कम कीमत पर उपलब्ध हो जाएंगी। किसान कविंद्र कुमार मौर्य ने एक खास पहल की है जिस वजह से अब लोगों को यहीं बिहार में एक से बढ़कर एक रंग बिरंगी मछलियां मिल सकेंगी। रंगीन फिशेज का यहाँ ब्रीडिंग हो रहा है और वो हमें सप्लाई करेंगे। मेरा दुकान हुआ पटना में और मैं यहाँ से ले जाके बेचूंगा फिशेज। कैसा महसूस करें? खास करके आज यहाँ कभी बाहर से लाना पड़ता था, लेकिन आज तो यहाँ पहले जो है कलकत्ता से आता था, अब जो है यहाँ पे इसकी व्यवस्था की जा रही है कि कुछ फिशेज जो है हमें डिपेंडेंसी कलकत्ता पे कम करके यहाँ पटना में यहाँ से सप्लाई हो सके या और भी जिलों में जो है यहाँ से जा सके। कविंद्र कुमार बताते हैं कि यह कम लागत में एक अच्छा व्यवसाय है। रंगीन मछली उत्पादन करने में अन्य मछली पालन के अपेक्षा कम मेहनत लगता है और मुनाफा अच्छा है। रंगीन मछली में रोग व्याधि भी ना के बराबर लगता है। किसान इस व्यवसाय को अपनाकर अपनी आमदनी अच्छी कर सकते हैं।
आज रंगीन मछली काफी महंगा है। अलंकारी मछलियों को छोटे छोटे तालाब के साथ साथ सीमेंट टैंक में भी पाला जा सकता है। रंगीन मछलियों की कई प्रजातियां हैं, जिनमें फाइटर, कांगो, कार्डिनल, डेनियो, टाइगर वार्ब, डेनियो रीरिया, नियॉन ट्रेटा, सोई टेल, गप्पी, प्लेटी, ब्लैक मोनी, रोजी बार्व, गोर्मी, गोल्ड फिश, कोई, कार्प, गोल्ड, एंजल आदि मछलियों की सबसे ज्यादा डिमांड है। इन्हें एक्वेरियम में रखा जाता है। अब सरकार भी रंगीन मछलियों के पालन व्यवसाय को बढ़ावा दे रही है और इसके लिए कई योजनाएं चला रही है। आप भी इन योजनाओं से जुड़कर रंगीन मछलियों को पालकर अच्छा रोजगार प्राप्त कर सकते हैं और खेतीबाड़ी के साथ अपनी आर्थिक स्थिति में भी सुधार ला सकते हैं। कहना है कि यहाँ पर जो है पहले कलकत्ता से लाते थे रंग बिरंगी मछलियाँ बेचने के लिए, लेकिन अब यहाँ जो है पटना से नालंदा काफ़ी कम दूरी है और ऐसे में यहाँ की मछलियाँ जो है लेकर ही जो है व्यवसाय कर सकते हैं। तो कहा जाए तो काफ़ी अच्छा व्यवसाय है और लोग कम पैसे में ज़्यादा मुनाफा भी कमा सकते हैं। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। लाख की खेती मुनाफे का सौदा है, खासकर अपने राज्य में जहां पर वन संपदा अच्छी खासी है। ऐसे में खेतीबाड़ी के साथ इन वृक्षों पर लाख की खेती करके अधिक लाभ कमा सकते हैं। लेकिन इससे अच्छा लाभ कमाने के लिए किसानों को कुछ तकनीकी जानकारी होना बेहद जरूरी है, जिसके बारे में बता रहे हैं भारतीय प्राकृतिक रॉल एवं गोंद संस्थान नामकुम रांची के विषय वस्तु विशेषज्ञ मोहम्मद तारिक जमा। यहाँ पे इस समय जिस प्लॉट के सामने हम खड़े हैं अपने संस्थान में, वो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, एकीकृत कृषि प्रणाली पर आधारित जिसको हम कहते हैं, उस पे लाह पे कैसे फोकस करते हुए हम एक इंटीग्रेटेड मॉडल डेवलप कर सकें, उस पे हम आज यहाँ आपको एक प्रदर्शन देंगे और उसमें हम आपको ये सिखाएंगे, ये बताएंगे कि कैसे इस प्रकार के प्रशिक्षण आपके लिए बहुत ही लाभकारी हो सकते हैं। लाख जिसका उत्पादन कुछ खास वृक्षों पर ही किया जाता है, लेकिन कुसुम और सेमिया लाता के लाख की क्वालिटी काफी अच्छी होती है। इनके अलावा पलाश, बेर, बबूल, पाकड़ सहित अन्य कई पेड़ों पर भी लाख ले सकते हैं। खेती से लाभ को बढ़ाने के लिए सेमीकृत खेती की आज बात की जा रही है। लाख उत्पादन के साथ भी अन्य कई फसलों की खेती की जा सकती है। ऐसा करके किसान अपनी आमदनी और बढ़ा सकते हैं। लाह आज के समय में हम बताएं, जैसे आप बहुत से किसान भाई हमारे जानते होंगे कि लाह मुख्य रूप से दो प्रकार का है, एक है कुसमी लाह और एक है रंगीनी लाह। अघनी और जेठवी फसलों से प्राप्त कच्चे लाख को कुसमी लाख और कार्तिक व बैसाख की फसलों से मिलने वाले कच्चे लाख को रंगीन लाख कहते हैं। अधिक लाख रंगीन लाख से प्राप्त होता है। कुसमी लाख से प्राप्त लाख उच्च कोटि की होती है। वर्तमान समय में लाह का बहुत ही अच्छा दाम आज हमें मिल रहा है। प्रत्येक 1 केजी कुसमी लाह का दाम आज के समय में बीहन का 600 रुपए है और छिली लाह लगभग 1000 से 1200 रुपए बिक रहा है।
ऐसे समय में अगर हमारे किसान भाई, खासकर झारखंड प्रदेश के अगर किसान भाई, जहां लाह पोषक वृक्ष बहुतायत मात्रा में हमें प्राप्त होते हैं और बहुतायत मात्रा में हैं, और ऐसा प्राकृतिक संसाधन हमें मुफ्त में मिल चुका है, तो अगर हम अपने थोड़ी सी मेहनत इस प्राकृतिक संसाधन के साथ जोड़ते हैं और अपने कार्य को से जोड़ते हैं, तो अपनी मेहनत को उससे जोड़ते हैं, तो हम एक बहुत अच्छा लाभ और बहुत बढ़िया मुनाफा उससे कमा सकते हैं। जहां लाख का उत्पादन किया जाता है, वहां अन्य कई फसलें भी उगा सकते हैं। इससे किसान के मुनाफे में और इजाफा होगा। लेकिन यहाँ अन्य फसलों को उगाने में कुछ तकनीकी बातों का ध्यान रखना होगा, जिससे आपको कोई नुकसान ना हो। देखिए, अभी मैं जो एकीकृत कृषि प्रणाली को उससे जोड़ने से संबंधित बात बताना जा रहा हूं, उसमें हम क्या करेंगे कि फलों का उत्पादन भी लाह के साथ जोड़ने की बात, सब्जियों का उत्पादन भी हम लाह के साथ जोड़ने की बात, इस तरह से जो हमारी छोटी मोटी खाद्य वस्तुएं हैं, जैसे बहुत से मसाले हैं, उसमें अदरक है, लहसुन है, इस तरह की चीजें हैं, सब्जी है, उस तरह की चीजें हम कैसे लाह के साथ जोड़ सकते हैं। अभी हमारे पीछे जो प्लॉट आप देख रहे हैं, ये प्लॉट, इसमें आप अमरूद पाएंगे, इसमें आप लाह के लिए आप सेमिया लता का वृक्ष पौधा आपको मिलेगा, लाह के लिए आपको बेर का वृक्ष भी इसमें है, इसके अलावा आपको अदरक मिलेगी, अदरक की खेती इसमें की गई है, साथ ही साथ आपको नींबू का वृक्ष मिलेगा। तो ऐसी परिस्थिति में आपकी निर्भरता, जो मुख्य उद्देश्य है कि कृषि का, कि आपकी निर्भरता मात्र किसी एक फसल पे ना रह जाए, आपकी निर्भरता उससे हट के दूसरी चीजों पे भी आ जाए। तो यहाँ इस इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए आज हम कई ऐसे हमारे किसान भाई जिनके पास एक पर्याप्त स्थान है, और अगर वो लाह की खेती उसके साथ जोड़ लेते हैं, उसके लिए आपको बहुत बड़ा स्थान नहीं चाहिए। मुख्य रूप से जो बड़ी आवश्यकता होती है सेमिया लता के लिए, वो ये होती है कि उसके लिए आपको थोड़ी सिंचाई की जरूरत होती है। 2 से 3 सिंचाई या 4 सिंचाई अगर आप दे देते हैं, तो आपका पेड़ जो है वो टिक जाता है, और उसमें एक अच्छा लाह का उत्पादन, अच्छे समय के लिए लाह का उत्पादन उसमें हो जाता है। प्रत्येक वर्ष लाह की कटाई के बाद सेमिया लता में एक फायदा यह है कि उसकी डालियां प्रत्येक वर्ष बढ़ती रहती हैं। डालियों के बढ़ने के कारण आपकी बीहन की मात्रा जो है, बीहन को लगाने की जो मात्रा है प्रत्येक वर्ष में, वो बीहन की मात्रा भी बढ़ जाती है। और जाहिर सी बात है, जब बीहन की मात्रा बढ़ेगी तो लाह का उत्पादन हमें और बढ़ के मिलेगा। तो अगर हमें पहले वर्ष लगभग 1 किलो का उत्पादन हो रहा है, तो हमें अगले वर्ष 1 किलो से बढ़ के 1.25 किलो या 1.5 किलो का उत्पादन हमें प्राप्त होने लगता है। रंगीनी की बैसाखी फसल हमें मालूम है कि हम पलाश में लगा लेते हैं और बेर में लगा लेते हैं। मुख्य रूप से पलाश में अगर हम फसल इस समय लगाते हैं, तो हमें जो बीहन मिलता है, तो सबसे मुख्य बात यह है कि जब भी हम बीहन लें, तो बीहन अच्छी गुणवत्ता का लें। अगर हमारा बीहन अच्छी गुणवत्ता का नहीं है, तो ऐसे परिस्थिति में हमें अच्छा बीहन अगर नहीं होगा, तो हमारे लाह कीट जो हमारे डालियों पर बैठेंगे, उन डालियों पर अच्छी मात्रा में लाह कीट नहीं बैठेंगे, और जब लाह कीट अच्छी मात्रा में नहीं बैठेंगे, तो जाहिर सी बात है कि ऐसी परिस्थिति में जो हमारा लाह का उत्पादन है वो घट जाएगा। कई बार किसान भाई हमारे इस बात को सुन लें कि पेड़ पे लाह बैठाने से पहले ये बहुत ही आवश्यक है कि हमने पेड़ की समय पर कटाई छटाई की हो। अगर पेड़ पर की समय पर कटाई छटाई नहीं हुई है और हमने बगैर कटाई छटाई के लाह को बैठा दिया या बीहन को लगा दिया है, तो ऐसी परिस्थिति में मोटी डालियां रहती हैं, रसदार डालियां नहीं रहती हैं, नरम डालियां नहीं रहती हैं, जिनके कारण जो हमारा लाह कीट निकला है उनको पर्याप्त पोषण लेने का स्थान नहीं प्राप्त हो पाता है। लाह लगने के बावजूद होता क्या है कि किसान आता है हमारे पास और कहता है कि सर बीहन मर गया, लाह नहीं हुआ, कीड़ा मर गया। तो होता क्या है कि जब तक लाह कीट को अपना पोषण नहीं मिलेगा, और पोषण के लिए उसको नरम, रसदार और पतली टहनियों की जरूरत होती है। लाख उत्पादन वाले वृक्षों के साथ अन्य फसलें ले रहे हैं, तो इसकी पोषक तत्वों की जरूरतों को पूरा करने के लिए खाद उर्वरक देने की जरूरत होगी। ऐसे में अलग अलग फसलों की जरूरत के हिसाब से खाद उर्वरकों का प्रयोग करना होता है। हर उर्वरक इंटीग्रेटेड जो अभी हम एकीकृत कृषि कर रहे हैं, हर उर्वरक हर वृक्ष के लिए इस्तेमाल नहीं है। आपको ये बात अच्छी तरह पता होनी चाहिए कि अगर हम अगर एक प्रकार का उर्वरक डाल रहे हैं, तो हमें ये पता होनी चाहिए कि इसकी हमें आवश्यकता अमरूद में है। अगर मान लीजिए हम अमरूद हमारा फट जा रहा है, उसमें मान लीजिए हमें बोरान डालना पड़ता है, तो बोरान डालने के लिए ऐसा नहीं है कि बोरान की आप सेमिया लता में भी आप डाल दें। तो कई बार कई ऐसे आप इंसेक्टिसाइड चाहे छिड़क रहे हो, कीटनाशक चाहे फफूंदनाशक छिड़क रहे हो,
फंजीसाइड आप छिड़क रहे हो, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि किस एकीकृत कृषि तो हम कर रहे हैं, लेकिन एकीकृत कृषि में किस पौध की, किस फसल की क्या उसकी जरूरत है और हमें किस फसल में किस चीज का खर्चा करना है। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि लाह के उत्पादन के साथ अगर आप झारखंड प्रदेश में एकीकृत कृषि प्रणाली को आप अपनाते हैं और उस पर कार्य करते हैं तो निश्चित ही रूप से आपको एक बहुत ही अच्छा लाभ, आप एक अच्छी आमदनी आपको प्राप्त होगी। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। आम के बाग में इस समय बौर लग रहे हैं और इन्हीं बौर से फलों का निर्माण होता है। इसीलिए इस अवस्था में आम के बाग की खास देखरेख करनी पड़ती है, जिनमें खाद उर्वरक की मात्रा और पौध सुरक्षा जैसे कामों पर विशेष ध्यान देना होता है, क्योंकि इन प्रबंधनों पर की गई लापरवाही से फलन प्रभावित होता है। इसीलिए आम के बाग में इन कार्यों को कब और कैसे करें, आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला भागलपुर की कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर ममता कुमारी से। मौसम के लिहाज से बात करें तो अभी रात में अभी ठंड है, शाम में ठंड हो जाती है, सुबह में भी ठंड हो जाती है, जो कहीं ना कहीं मंजर के आने में के लिए समस्या है। मंजर आने के लिए एक उचित तापक्रम चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी समस्या मंजर आने में हो रहा है हमारे किसानों के लिए देखा जाए तो कि जितने भी आम के पौधे हैं वो आम के पौधे पर कहीं ना कहीं धूल जमा हुआ है। धूल जमने के कारण जो मंजर आना प्रारंभ भी करते हैं, कोमल हैं, छोटे हैं, वो मंजर आना प्रारंभ भी कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं फफूंद लग जा रहा है इसमें किसी प्रकार का, रात में शीत गिरने के कारण, और वो काला होकर के समाप्त हो जा रहा है। तो हम अपने किसान भाइयों से सर्वप्रथम जिन पौधों में मंजर ना आया हो, मंजर आना शुरू हो रहा है, हम किसान भाइयों से अनुरोध करेंगे कि 2 ग्राम यूरिया डाल करके पानी में, या फिर देसी गाय का गोमूत्र 1 लीटर पानी में 9 लीटर पानी मिला करके, 1 लीटर गोमूत्र में 9 लीटर पानी मिला करके उस पौधे की धुलाई को करें, हल्की हल्की फव्वारा से धुलाई कर दें, ताकि उस पर जो धूल का परत बैठा हुआ है वो धूल का परत हट जाए और उसमें फ्लावरिंग की जो प्रक्रिया है, जो फूल आने की प्रक्रिया है, वो अच्छे प्रकार से हो पाए। आम के बाग में बौर आना तेजी से शुरू हो गया है और ये अवस्था बहुत ही नाजुक होती है। थोड़ी सी चूक से भारी नुकसान हो सकता है। इस अवस्था पर सिंचाई बिल्कुल नहीं करें। अगर किसी रासायनिक दवा का प्रयोग करना हो तो बौर खिलने से पहले ही कर लें। बौर खिलते समय मधुमक्खियां परागण करती हैं, ऐसे में दवाओं के छिड़काव से नुकसान होगा। दूसरा चीज है कि जिन किसानों ने अभी तक अपने बागों पर किसी प्रकार का छिड़काव ना किया है, छिड़काव कीट से बचने के लिए, फफूंद से बचने के लिए जिन्होंने अभी तक छिड़काव नहीं किया है, वो अगर आज कल में 2 दिन कम अंतराल में कर लेते हैं कोई छिड़काव, तो वो सल्फर 2 ग्राम 1 लीटर पानी में डाल करके और उसमें कीटनाशक को मिलाएं, स्टिकर और शैम्पू को मिला करके आप पौधे की धुलाई प्रारंभ करें। और अगर तापक्रम बढ़ जाता है तो सल्फर के जगह पर आप किसी भी फफूंद नाशक को लें, आप डाइथेन M45 को ले लें, कार्बेंडाजिम को, जो भी आपको फफूंद नाशक आपके पास है, प्रचलित है, उस फफूंद नाशक का प्रयोग करके पौधों की धुलाई करें।
किसान भाइयों, अब आने वाले कुछ ही दिनों में फल बनने शुरू हो जाएंगे। फलों का आकार बढ़ाने और चमक के लिए फल सेट होते ही पोटाश तत्व का प्रयोग कर सकते हैं। आज बाजार में कई तरह के घुलनशील उर्वरक मिल रहे हैं। आप घुलनशील उर्वरक 050 का पेड़ के ऊपर छिड़काव कर दें। आम के बाग में फलों के गिरने की समस्या किसानों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय होता है। थोड़ा बहुत फल गिरना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन अधिक फलों का गिरना नुकसानदायक होता है। इसलिए इसके प्रति पहले से ही तैयार रहें। फलों के गिरने के कारणों में अधिक गर्मी और हार्मोनल असंतुलन हो सकता है, इसलिए बाग में फल बनने के बाद से नमी में कमी न होने दें। हार्मोनल संतुलन के लिए प्लानोफिक्स या अन्य किसी भी हार्मोन्स का छिड़काव कर सकते हैं। अगर प्लानोफिक्स का छिड़काव कर रहे हैं तो इसकी 1 मिलीलीटर मात्रा 4.5 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें और यह छिड़काव फल जब मटर से छोटे हो तब करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बेदिया, जिला दुमका के कृषक अक्षय सिंह ने। ये मटर की फसल में पाउडरी मिल्ड्यू रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो अक्षय सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान बंधु, आज खास करके मटर में लगने वाले चूर्णील आस्था रोग, जिसको हम लोग पाउडरी मिल्ड्यू बोलते हैं, उस रोग को कैसे पहचानेंगे, कैसे उसकी रोकथाम करेंगे, या कह सकते हैं कि बीमारी या कीड़ा का प्रकोप जो भी होगा उसको कैसे हम लोग पहचानेंगे और कैसे उसको रोकथाम करेंगे, इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू जो खासकर देखा गया है, अभी जो मौसम चल रहा है, पाउडरी मिल्ड्यू आने का संभावना बहुत ही ज़्यादा है। और जैसा देखा जाता है कि रात का टेम्परेचर यदि 10 डिग्री से कम, दिन का टेम्परेचर यदि 20 डिग्री से ज़्यादा होगा, निश्चित रूप से पाउडरी मिल्ड्यू आने का संभावना ज़्यादा होता है। खास करके देखा गया है जनवरी महीने में या फरवरी महीने में पाउडरी मिल्ड्यू का प्रकोप बहुत ही ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। यह रोग वास्तव में एक प्रकार के फफूंद, इरेसिफी पोलिगोनी एक फफूंद का नाम है, उसी फफूंद के द्वारा यह बीमारी फैलता है। इसके अलावा किसान भाइयों, भुभुतिया रोग लगभग हर मटर की खेती में लगता है। इस रोग से पत्तियां सबसे पहले प्रभावित होती हैं और बाद में तनों और फली पर भी इसका असर होता है। पत्तियों की दोनों सतह पर सफेद चूर्ण धब्बे बनते हैं। पहले धब्बे छोटी छोटी रंगहीन कलंक या चित्तियों के रूप में बनते हैं, लेकिन बाद में इनके चारों ओर चूर्ण फैल जाता है। रोगी पौधों में प्रकाश संश्लेषण की कमी हो जाती है, पौधे छोटे रह जाते हैं और उन पर फलियां भी कम और हल्की लगती है। ये बीमारी का लक्षण जनरली पत्ती पर, तने पर, उसके टेंड्रिल पर या कह सकते हैं मटर पर जो छीमी बनता है उस पर भी इसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं। जनरली देखा जाता है खास करके सबसे पहले पत्ती पे वो वाइट सफ़ेद, जैसा कि नाम इसका है पाउडरी मिल्ड्यू, सफ़ेद पाउडर के समान पत्ती पे इसके छोटे छोटे धब्बे बनते हैं जो धीरे धीरे वो टेंड्रिल में या कह सकते धीरे धीरे उसके तना में वो धीरे धीरे फैलते हैं। और जब फूल या फल बनने की अवस्था आती है या छीमी बनने का अवस्था आता है, उस समय भी इस रोग का प्रकोप देखने को मिलता है। तो वो उसमें भी वो सफ़ेद पाउडर नुमा होता है, जिसके कारण से उसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया ठीक से हो नहीं पाती है, परिणाम स्वरूप दाना ठीक से बन नहीं पाता है। अंत में कह सकते हैं कि किसान को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। अगर संभव हो तो उस खेत में 3-4 वर्ष तक मटर की फसल नहीं करनी चाहिए और बीज को थीरम 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से शोधित कर बुआई करनी चाहिए। रोग प्रतिरोधी किस्मों का चुनाव करके बोना चाहिए। तो इसके लिए किसान बंधु सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे, जब भी पत्ती में ही लक्षण दिखाई पड़े तो तुरंत या कह सकते यथाशीघ्र आपको दवा का छिड़काव करना चाहिए। जनरली हम लोग बोलते हैं खास करके सल्फेक्स, सल्फर डस्ट का छिड़काव करने पर निश्चित रूप से
इस रोग को हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। 3 ग्राम सल्फर प्रति लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करने पर पाउडरी मिल्ड्यू को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा एक दवा और भी है, बहुत ही कारगर दवाई है, इसको हम लोग बोलते हैं केराथेन। केराथेन 1.5 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करने पर इस बीमारी से आसानी से मुक्ति पाया जा सकता है। तीसरा, कुछ रोगरोधी किस्म है, जैसे उदाहरण के तौर पर रचना या कह सकते हैं अर्का हर्षित, ये सब कुछ किस्में हैं। ये किस्म को यदि लगाएंगे निश्चित रूप से कह सकते हैं पाउडरी मिल्ड्यू आपके खेत पे बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ेगा। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोची फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।